नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कई एग्ज़ाम्स का सिलेबस आ चुका है। तो इन सिलेबस में एक कॉमन चीज़ देखी गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में पहला एक्ट लिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आज की स्टेज में पहुंचा हुआ है, वो कोई एक दिन की उपज नहीं है। इसको डेवलप करने में, इसकी शुरुआत करने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ईयर्स लगे, तब आके एक मूर्त रूप में आज हम अपना संविधान देखते हैं। तो ये कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखते जाइए, इसमें कोई भी क्वेश्चंस छूट नहीं पाएगा, आपका सभी कवर होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला इसमें पॉइंट बनता है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, और इससे पहले जो गवर्नर थे वो थे क्लाइव। और क्लाइव के बाद अंततः जब वॉरेन हेस्टिंग के काल में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो दो क्वेश्चन इस पॉइंट से आपके बनते हैं, राइट। चलिए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में उस टाइम पे अंग्रेजों का जो रूल था, अंग्रेजों का जो शासन था, वो तीन प्रेसिडेंसी में था। बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ के जो गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इसके तहत बंगाल की जो प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि मद्रास और बंबई के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दी गई। यानी कि बंबई और मद्रास के लिए भी जो कानून बनाने का काम होगा वो बंगाल के गवर्नर के हाथों में दे दिया गया, राइट। तो ये एक आप देख सकते हैं, केंद्रीकरण की यहाँ पे एक शुरुआत की जाती है। विकेंद्रीकरण को ना करके यहाँ पे केंद्रीयकरण किया जा रहा है, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट इसमें जो बात शामिल की गई थी इस अधिनियम के तहत, इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया गया था। सन 1773 के एक्ट में ही इसको शामिल किया गया था, बट इसको एक वर्ष बाद यानी कि सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, राइट। हालांकि इसमें अन्य न्यायाधीश भी आए थे और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की कुछ बहुत ही विद्वानों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजाई इम्पे को रखा गया था, ठीक है। और अन्य जो न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इन तीनों का नाम याद नहीं रख पाते हैं तो कम से कम इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाई इम्पे, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट प्रावधान किया गया था वो ये था कि इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD का गठन किया गया। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो गठन किया गया था वो एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी के रूप में किया गया था। यानी कि कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए, कंपनी की जो व्यापारिक कार्य थे उन पर नियंत्रण लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। और इससे क्या होता था कि भारत में जो भी राजस्व के मामले हैं, सैन्य मामले हैं, या फिर नागरिकों की जो जानकारी है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देनी पड़ती थी। और सामान्यतः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनसे व्यापारिक गतिविधियों की पूरी सूचना मांगता था। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी पर पहली बार जो कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी, तो कंपनी पर पहली बार एक तरह से लगाम लगाने का इस अधिनियम के तहत कार्य किया गया। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कब किया गया था? तो इसी एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाए गए थे। इसके बाद जो सबसे प्रमुख इसमें बात की गई थी तो ये थी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखो, इसमें होता क्या था कि इससे पहले जो फ्री पास था, यानी कि जो दस्तक था,
वो कंपनी के साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी अपने पक्ष में यूज करते थे और दस्तक के माध्यम से वो भी निजी व्यापार करते थे। तो इस अधिनियम के तहत निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। कंपनी का कोई भी कर्मचारी स्वयं अपने स्तर पर व्यापार नहीं करेगा, कंपनी के लिए व्यापार करेगा। साथ ही साथ उपहारों को लेने की भी इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो इस अधिनियम में मुख्य बात कही गई वो ये थी कि इस अधिनियम के तहत देश में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन का सीधा सा अर्थ ये है कि जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जो कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई थी, तो इसके तहत एक तरह से केंद्रीयकरण इसमें किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ जो 4-5 पॉइंट थे इनको आप ध्यान रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या बातें शामिल की गई थी, उनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और अतिरिक्त आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने ही पॉइंट्स इस अधिनियम से बन सकते हैं। बाकी का जो दूसरा अधिनियम है सन 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कवर करने वाले हैं। इन वीडियो के माध्यम से आप आसानी से इस विषय पर पकड़ बना सकते हैं और जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो पूरा सिलेबस के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो देखते रहिए इन सभी वीडियोस को। तब तक के लिए नमस्कार।